कहानी शुरू होती है एक जेल से जिसका नाम द शॉशैंक रिडेम्पशन है। ये दुनिया की सबसे महफूज जेलों में से एक मानी जाती है। इस जेल में हजारों कैदी बंद हैं, मगर आज तक कोई भी यहाँ से फरार नहीं हो सका क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बेहद सख्त है। कुछ कैदियों ने तो अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल की चार दीवारी के अंदर गुजार दी, लेकिन उन्होंने कभी भागने का ख्याल तक नहीं किया क्योंकि जो भी भागने की कोशिश करता है उसकी सजा सीधी मौत होती है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमारी मुलाकात एंडी डुफ्रेन नाम के एक शख्स से होती है जो पेशे से एक बैंकर है और इस वक्त अदालत में मौजूद है क्योंकि उस पर अपनी बीवी के कत्ल का इल्जाम लगा है। सुनवाई के दौरान एंडी ने खुद को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर अदालत ने उसकी हर दलील ठुकरा दी और उसे 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। यानी अब एंडी को अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी थी। इसके बाद उसे शॉशैंक जेल भेज दिया गया। उधर जेल के अंदर हम रेड नाम के एक कैदी को देखते हैं जो बोर्ड मेंबर्स के सामने पैरोल इंटरव्यू दे रहा था। उसे इस जेल में पूरे 20 साल हो चुके थे, लेकिन वह आज तक एक बार भी यह इंटरव्यू पास नहीं कर सका था। इस बार भी उसकी पैरोल की दरख्वास्त ठुकरा दी गई। उसी दौरान एक ट्रक नए कैदियों को लेकर जेल पहुंचा जिनमें एंडी भी शामिल था। पुराने कैदी शर्त लगाने लगे कि सबसे पहले कौन टूटेगा। रेड ने एंडी पर दांव लगाया, मगर रात होते होते एक दूसरा कैदी बुरी तरह रोने लगा। उस कैदी की चीखें सुनते ही कैप्टन हैडली, जो जेल का चीफ गार्ड था, उसके सेल में पहुंचा और उसे घसीट कर बाहर ले गया। हैडली कैदियों पर जुल्म करने के लिए बदनाम था। उसने उस बेबस कैदी को इतनी बेरहमी से पीटा कि अगली सुबह उसकी मौत की खबर पूरी जेल में फैल गई। यह सुनकर एंडी बहुत दुखी हुआ और उसने उस कैदी का नाम पूछना चाहा, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। सबने उसे सलाह दी कि अगर जिंदा रहना है तो अपने काम से काम रखो। दिन गुजरते गए और एंडी को भी धीरे धीरे जेल की जिंदगी की आदत पड़ने लगी। इसी दौरान उसे पता चला कि रेड जेल के अंदर चोरी छिपे सामान मंगवाने का इंतजाम करता है। एंडी उसके पास गया और एक छोटा सा हथौड़ा मंगवाया। रेड को लगा कि शायद एंडी भागने की तैयारी कर रहा है, मगर एंडी ने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। रेड ने उसकी फरमाइश पूरी कर दी और साथ ही उसे सिस्टर्स नाम के गैंग से सावधान रहने की सलाह भी दी। रेड ने एंडी को बताया कि सिस्टर्स गैंग का सरगना बॉग्स है जो नए कैदियों को अपना निशाना बनाता है। एंडी के साथ भी यही हुआ। शुरुआती महीनों में उसका ज्यादातर वक्त या तो लॉन्ड्री रूम में काम करते हुए गुजरता या फिर बॉग्स और उसके साथियों से बचते हुए। इसके बावजूद एंडी ने हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान उसकी रेड से गहरी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर साथ बैठते, बातें करते और धीरे धीरे एंडी को जेल की सख्त जिंदगी कुछ आसान लगने लगी। एक दिन जेल में छत की मरम्मत का काम शुरू हुआ जिसके लिए कुछ कैदियों की जरूरत थी। रेड ने अपने जान पहचान का इस्तेमाल करके एंडी और अपने साथियों को भी इस काम में लगवा दिया। काम के दौरान एंडी ने देखा कि हैडली टैक्स को लेकर बहुत परेशान है। चूंकि एंडी पहले एक बैंकर रह चुका था, इसलिए वह उसके पास गया और टैक्स बचाने का तरीका बताने लगा। पहले तो हैडली गुस्सा हुआ, लेकिन एंडी की जानकारी सुनकर उसका रवैया बदल गया। एंडी ने हैडली से कहा कि अगर उसे यह काम करने दिया जाए तो वह उसका टैक्स काफी कम कर सकता है, लेकिन बदले में उसके सभी साथियों को ठंडी बियर मिलनी चाहिए। हैडली इस सौदे के लिए तैयार हो गया। काम पूरा होने के बाद सभी कैदियों को बियर दी गई। उस दिन पहली बार एंडी और उसके दोस्तों को कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे वे जेल के कैदी नहीं बल्कि आजाद मजदूर हों जो दिन भर की मेहनत के बाद सुकून से बैठकर अपनी कमाई का मजा ले रहे हों। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एंडी पूरी तरह जेल के माहौल में ढल गया। उसने दूसरे कैदियों से भी दोस्ती कर ली। कुछ समय बाद वह फिर रेड के पास गया और एक अजीब सी फरमाइश की। उसने कहा कि उसे मशहूर अभिनेत्री रीटा हेवर्थ बहुत पसंद है, इसलिए वह उसका पोस्टर चाहता है। रेड को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बिना सवाल किए पोस्टर मंगवा दिया। अगले ही दिन सिस्टर्स गैंग ने एंडी पर फिर हमला कर दिया। इस बार एंडी डरने के बजाय बॉग्स को जवाब देने लगा, जिससे बॉग्स और ज्यादा भड़क गया। उसने एंडी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसे कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस घटना के बाद बॉग्स को सजा के तौर पर 1 महीने के लिए अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। जब वह बाहर निकला तो हैडली ने उसकी ऐसी पिटाई की कि वह हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। उधर अस्पताल से लौटने पर रेड ने एंडी को रीटा हेवर्थ का पोस्टर तोहफे में दे दिया। जेल के वार्डन को भी अब एंडी की काबिलियत का पता चल चुका था। वह एक दिन उसके सेल की तलाशी लेने पहुंचा। वहां उसने देखा कि एंडी चुपचाप बाइबल पढ़ रहा है। तलाशी के बावजूद कोई गैर कानूनी चीज नहीं मिली। वार्डन इस बात से खुश हुआ और उसने एंडी को हमेशा बाइबल पढ़ते रहने की सलाह दी। कुछ समय बाद एंडी को ब्रुक्स के साथ जेल की लाइब्रेरी संभालने का काम दे दिया गया। बदले में उसे जेल के अफसरों को फाइनेंशियल सलाह और टैक्स से जुड़ी मदद करनी थी। कुछ समय बाद एंडी ने सोचा कि जेल की लाइब्रेरी को और बड़ा बनाया जाना चाहिए। उसने वार्डन से इस बारे में बात की तो वार्डन ने कहा कि अगर फंड चाहिए तो सरकार को खत लिखो। इसके बाद एंडी लगातार कई हफ्तों तक सरकार को चिट्ठियां भेजता रहा। धीरे धीरे उसकी पहचान दूसरी जेलों तक भी पहुंच गई। वहां के अफसर भी उससे फाइनेंशियल सलाह लेने आने लगे। इसी दौरान एंडी वार्डन का भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया और उसके रिटायरमेंट प्लान में भी मदद करने लगा। एक दिन ब्रुक्स ने अपने ही एक साथी कैदी को बंधक बना लिया, जिससे पूरी जेल में हड़कंप मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ब्रुक्स बेहद
शरीफ इंसान माना जाता था। असल वजह यह थी कि उसकी सजा पूरी हो चुकी थी और 50 साल बाद वह जेल से बाहर जाने वाला था। मगर आजादी की खुशी के बजाय उसे बाहर की दुनिया का डर सता रहा था। उसी डर में उसने यह सब किया ताकि उसकी रिहाई रुक जाए और वह हमेशा जेल में ही रह सके। आखिरी वक्त पर एंडी वहां पहुंचा और उसने ब्रूक्स को समझाया कि जेल की इन दीवारों के बाहर भी एक दुनिया है जो उसका इंतजार कर रही है। इसी दौरान रेड एंडी से कहता है कि इन दीवारों का अजीब असर होता है। शुरुआत में इंसान इनसे नफरत करता है, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं का आदी हो जाता है। कुछ समय बाद ब्रूक्स जेल से रिहा हो गया, मगर बाहर की बदली हुई दुनिया देखकर वह पूरी तरह टूट गया। उसके पास न घर था, न परिवार और न ही कोई अपना। खुद को नई जिंदगी में ढालने के लिए ब्रूक्स ने एक सुपरमार्केट में नौकरी कर ली, मगर उसके दिल से जेल की यादें कभी नहीं निकली। 50 साल तक जिस जगह को उसने अपना घर समझा था, उसके बिना जीना उसके लिए नामुमकिन हो गया। तन्हाई और बेबसी ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। आखिरकार उसने अपने होटल के कमरे में खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने दीवार पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, ब्रूक्स वाज हियर। उधर एंडी को जेल में पूरे 6 साल हो चुके थे। उसकी लगातार मेहनत के बाद सरकार ने जेल की लाइब्रेरी को बड़ा करने के लिए कुछ पैसे भेजे, साथ ही कई पुरानी किताबें और कुछ गानों की सीडीज भी भेजी। इन्हीं में एंडी को एक मशहूर गाने की सीडी मिली। वह चाहता था कि उसके साथी कैदी भी इसे सुने, इसलिए वह वार्डन के ऑफिस में गया, खुद को अंदर बंद किया और लाउड स्पीकर पर वह गाना चला दिया। गाना सुनते ही पूरी जेल जैसे कुछ पल के लिए थम गई। यह धुन सुनकर सबसे खतरनाक कैदी भी उसकी आवाज में खो गए, मगर वार्डन को एंडी की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने एंडी को 2 हफ्तों के लिए अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दूसरी तरफ रेड को जेल में पूरे 30 साल हो चुके थे। वह एक बार फिर बोर्ड मेंबर्स के सामने पैरोल इंटरव्यू देने पहुंचा, मगर हर बार की तरह इस बार भी उसकी दरख्वास्त ठुकरा दी गई। उधर सरकार ने एंडी के अच्छे व्यवहार से खुश होकर लाइब्रेरी का बजट और बढ़ा दिया। एंडी ने इस नए बजट का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उसने कई कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद वे अच्छी नौकरी पा सकें और उनके साथ वह न हो जो ब्रूक्स के साथ हुआ था। समय बीतता गया और वार्डन ने एंडी की काबिलियत का फायदा उठाकर खूब पैसा कमाया। वह कैदियों से मजदूरों की तरह काम करवाता और अपना मुनाफा बढ़ाता रहा। अपने गैर कानूनी पैसों को छिपाने के लिए उसने अलग अलग बैंकों में कई खाते खुलवाए। ये सारे खाते रैंडल नाम के एक ऐसे आदमी के नाम पर थे जो असल में मौजूद ही नहीं था। वह सिर्फ कागजों पर बना एक नकली नाम था। एंडी ने यह सब इसलिए किया ताकि अगर कभी पुलिस को इस घोटाले का पता चले तो शक उस काल्पनिक शख्स पर जाए, वार्डन पर नहीं। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और साल 1965 में टॉमी नाम का एक नया कैदी 2 साल की सजा काटने के लिए इसी जेल में आया। वह मिलनसार था और जल्दी ही एंडी, रेड और बाकी कैदियों का दोस्त बन गया। एक दिन टॉमी एंडी के पास आया और अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में मदद मांगी। एंडी तुरंत तैयार हो गया और कई महीनों तक उसे पढ़ाता रहा। आखिरकार टॉमी परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया, मगर एग्जाम के दौरान वह इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी उत्तर पुस्तिका डस्टबिन में फेंक दी और वहां से चला गया। बाद में एंडी ने वही उत्तर पुस्तिका निकालकर खुद परीक्षा बोर्ड को भेज दी। अगले दिन बातचीत के दौरान टॉमी ने एक ऐसी बात बताई जिसने एंडी की जिंदगी बदल दी। टॉमी ने बताया कि पिछली जेल में उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई थी जिसने एक गोल्फर और उसकी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया था, लेकिन इल्जाम एक बेगुनाह बैंकर पर डाल दिया गया था। यह सुनते ही एंडी के होश उड़ गए, क्योंकि वह बेगुनाह बैंकर कोई और नहीं बल्कि वही खुद था। यह सच पता चलते ही एंडी सीधे वार्डन के पास गया और अपना केस दोबारा खुलवाने की गुजारिश की ताकि टॉमी की गवाही से अपनी बेगुनाही साबित कर सके। मगर वार्डन ने उसकी बात साफ तौर पर ठुकरा दी और उसे पूरे 1 महीने के लिए अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। असल वजह यह थी कि अगर एंडी जेल से बाहर निकल जाता तो वार्डन के गैर कानूनी पैसों का हिसाब कौन संभालता। इसी दौरान जब एंडी बंद था, टॉमी को उसकी हाई स्कूल की डिग्री मिल गई और वह अच्छे अंकों से पास हो गया। कुछ दिनों बाद वार्डन ने टॉमी को जेल से बाहर बुलवाया, जहां कैप्टन हैडली ने उसे गोली मारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस तरह एंडी की बेगुनाही साबित करने वाला आखिरी गवाह भी खत्म हो गया। अगली सुबह वार्डन ने एंडी को बताया कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली मारनी पड़ी। मगर एंडी इस झूठ पर यकीन नहीं कर सका। गुस्से में उसने वार्डन के लिए काम करने से इनकार कर दिया। इस पर वार्डन ने धमकी दी कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो वह जेल की लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद कर देगा। अंधेरी कोठरी से बाहर आने के बाद एंडी पहले से ज्यादा उदास रहने लगा। रेड उसकी यह हालत देखकर परेशान हो गया। बातचीत के दौरान एंडी ने पहली बार अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि शादी के बाद वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद
हो गई और कहीं न कहीं वह खुद को अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मानता है। फिर उसने रेड से कहा कि अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इस जेल से निकलकर मेक्सिको के एक छोटे से शहर में पहुंचना और वहीं सुकून की जिंदगी बिताना। एंडी ने रेड को एक खास जगह के बारे में भी बताया जहां उसने कुछ छिपा कर रखा था। उसने कहा कि अगर रेड कभी जेल से बाहर निकले तो वहां जाकर वह चीज जरूर निकाल लेना। इसी तरह दिन बीतते रहे और एंडी फिर से वार्डन के पैसों का हिसाब किताब संभालने लगा, मगर रेड की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी चिंता तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि एंडी ने दूसरे कैदियों से 6 फुट लंबी रस्सी मंगवाई है। अगली सुबह जब गार्ड्स ने हाजिरी ली तो एंडी अपनी कोठरी में मौजूद नहीं था। जांच पड़ताल के बाद पूरी जेल में सनसनी फैल गई क्योंकि एंडी डुफ्रेन जेल से फरार हो चुका था। असल में कहानी की शुरुआत में रेड ने जो छोटा सा हथौड़ा एंडी को दिया था, उसी से उसने कई सालों तक अपनी कोठरी की दीवार में सुरंग बनाई थी। खुदाई से निकलने वाली मिट्टी वह रोज अपनी जेब में भरकर जेल के मैदान में बिखेर देता था। रीटा हेवर्थ का पोस्टर भी उसने सिर्फ इसलिए मंगवाया था ताकि उस सुरंग का मुंह छिपा रहे। यानी एंडी ने जेल में कदम रखते ही भागने की तैयारी शुरू कर दी थी। भागने से पहले उसने वार्डन के कई जरूरी दस्तावेज और कुछ कपड़े एक प्लास्टिक बैग में रखे और उसी रात जेल से निकल गया। उधर वार्डन उसकी तलाश में लगा हुआ था, जबकि एंडी उन सभी बैंकों में पहुंचा जहां रैंडल के नाम से खाते खुले थे। वहां उसने खुद को रैंडल बताया, सारे पैसे निकाल लिए और देश के सबसे बड़े अखबार को वार्डन के सारे सबूत भेज दिए। यह खबर बाहर आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जेल पर छापा मारा, कैप्टन हैडली को टॉमी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और बाकी भ्रष्ट अफसरों को भी पकड़ लिया। मगर जब पुलिस वार्डन के ऑफिस पहुंची तो उसने खुद को गोली मार ली थी। वह अपने किए हुए गुनाहों के बाद बाकी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहता था। इस घटना के कुछ महीनों बाद रेड को एंडी की तरफ से एक पोस्ट कार्ड मिला जिससे उसे पता चल गया कि एंडी सुरक्षित मेक्सिको पहुंच चुका है। जब रेड ने जेल में 50 साल पूरे किए तो उसे एक बार फिर पैरोल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इस बार उसने किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से पछतावा जाहिर किया। उसकी ईमानदारी देखकर बोर्ड मेंबर्स प्रभावित हो गए और इस बार उसकी पैरोल मंजूर कर ली गई। जेल से बाहर आने के बाद रेड उसी होटल में ठहरा जहां कभी ब्रूक्स रहा करता था और उसने वही नौकरी भी की जो ब्रूक्स करता था। इसके बाद रेड एंडी के बताए हुए पते पर पहुंचा। वहां उसे एक डिब्बे में काफी पैसे और एंडी का एक खत मिला जिसमें लिखा था कि वह इस वक्त मेक्सिको में कहां रह रहा है। मेक्सिको जाने से पहले रेड उस होटल में वापस गया और ब्रूक्स के लिखे हुए शब्दों के पास अपना नाम भी लिख दिया। आखिरी सीन में हम रेड को एक समुद्र किनारे देखते हैं जहां उसकी मुलाकात एंडी से होती है। अपने पुराने दोस्त को सामने देखकर दोनों की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है और यहीं यह यादगार कहानी अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंच जाती है।